नमस्कार, आवाज़ पे चर्चा पे आपका स्वागत है। क्रेडाई बीडीएम का 24th नवी मुंबई प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 बस शुरुआत होने वाली है 12 तारीख से। ये उस वक्त हो रहा है जब नवी मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका बहुत सालों से इंतज़ार था, एयरपोर्ट वो आ रहा है और उसके साथ में एक के बाद एक कोस्टल रोड कहें आप और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ डेवलप हो रहा है। एकदम गोल्डन ईरा नवी मुंबई का ये लग रहा है और ऐसे में रियल एस्टेट मार्केट का बूम दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ये प्रॉपर्टी एग्जीबिशन, जिसकी क्रेडिबिलिटी हम सब जानते हैं, एक छत के नीचे एक से एक प्रोजेक्ट हर एक के लिए। तो क्या होगा इस बार ये एग्जीबिशन, किस तरह का मार्केट है, किस तरह के घर मिलेंगे और ओवरऑल सिनारियो नवी मुंबई का क्या है, ये आज हम अपने एक एलीट पैनल से डिस्कस करेंगे जो इस फील्ड में महारथी हैं। सबसे पहले मैं आपको हमारे पैनल से मिला दूं रसिक चौहान साहब, जो प्रेसिडेंट है बीएनएम के, नवी मुंबई के बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पे साथ में है मेरे विकी थॉमस, ईवी ग्रुप से डायरेक्टर और टाइटल स्पॉन्सर है इस बार एग्जीबिशन के, और रीडेवलपमेंट का कहा जाए तो आजकल नवी मुंबई के किंग बने हुए हैं रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। और यहाँ पे मेरे साथ में है हितेश गामी साहब, जो को कन्वीनर है इस एग्जीबिशन के, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस एग्जीबिशन की। और एक और को कन्वीनर हमारे साथ में है जुबिन सगोई साहब। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत। शुरुआत करता हूँ रसिक भाई आपसे ही। एग्जीबिशन का ये टाइमिंग और आप लोगों का जो रनवे टू द फ्यूचर आपने इस बार थीम रखा है, क्या हिसाब से क्या प्लान है? क्योंकि हम नवी मुंबई का काफ़ी दिनों से देखते आए हैं कि एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है। पिछले कुछ समय से हमने देखा कि एयरपोर्ट बन चुका है और उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। अभी सिर्फ फ्लाइट उड़ान होनी है, 25 दिसंबर से होने वाली है कमर्शियल फ्लाइट सब उड़ान। तो जब उड़ान भरने वाली है तभी एक जैसे फ्लाइट की उड़ान होने वाली है, वैसे हम सोच रहे हैं कि हमारा प्रॉपर्टी भी ऐसी बूम लाएगी, ऐसी उड़ान भरेगी। तो अभी राइट टाइम हो चुका है। जिनको अभी ये फ्लाइट में बैठना है उड़ान भरने के लिए, उनके लिए सही टाइम है। तो ये 24th प्रॉपर्टी एक्सपो क्रेडाई बीएनएम की ओर से हमने 12, 13, 14, 15 दिसंबर को एग्जीबिशन सेंटर वासी में आयोजित किया है, जहाँ पे मोर देन 50 बिल्डर्सों ने अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे शोकेस की है। तो इस टाइम हमारे टाइटल स्पॉन्सर ईवी ग्रुप वाले विकी थॉमस जी बने हैं और हमने काफ़ी इस टाइम पे नया प्रयास किया है कि कुछ चीज़ें नई इस टाइम पे लोगों के लिए और पार्टिसिपेंट के लिए सुविधा भी बढ़ाई है। और हमने नए मोड ऑफ लोगों तक पहुंचने के माध्यम भी हमने नए इस टाइम पे प्रयास किए हैं। तो होप सो सब लोग तक ये हमारी बात पहुंचे और सब हमारे प्रॉपर्टी एक्सपो में विजिट करें, ये हमारी सबसे एक गुजारिश है। विकी टाइटल स्पॉन्सर है आप लोग इस बार, और बहुत बड़ा प्लान्स है इस बार एग्जीबिशन में आपके, आई नो। ये टाइमिंग को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे इस एग्जीबिशन का? हर साल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन यही वक्त पे होता है, क्योंकि ये जो वक्त है ईयर एंड के आसपास और मार्च के पहले का एक टाइमिंग होता है, जहाँ पे मार्च के पहले बहुत लोग को अपनी बुक्स क्लोज करनी पड़ती है, कैपिटल टैक्स एग्जेम्पशन के लिए क्लेम करनी पड़ती है। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए रहता है इवैल्यूएट करने के लिए, जहाँ पे वो दे कैन इन्वेस्ट। सो एक मुझे लगता है कि जो लास्ट 2-3 साल का जो रन हुआ है उसमें काफ़ी लोगों के कैपिटल टैक्स के इश्यूज अभी तक पेंडिंग है मेरे हिसाब से। एंड सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में, आज फॉर एग्जांपल आज तो मार्केट तो पूरा ब्लीड हो गया, आज सारे स्टॉक्स रेड में थे, FIIs पुल आउट कर रहे हैं। तो ये सब एक माहौल में सबसे सेफेस्ट बेट अगर कोई कर सकता है तो वो है रियल एस्टेट। एंड रियल एस्टेट में भी अगर कोई सबसे सेफेस्ट बेट कर सकता है तो टियर 1 को छोड़ के टियर 2 एंड टियर 2 में भी टियर 2 प्लस, मतलब एक अलग लेवल पे जो टियर 1 के टियर 2 के बीच में हो, मतलब टियर यू कैन से टियर 1.5 जी। तो उसमें हमारी नवी मुंबई जो आज टियर 1 को ओवरटेक नहीं कर रही है, लेकिन वो लेवल पे आ चुकी है। एंड नवी मुंबई में इन्वेस्टमेंट करना इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो एवरी ईयर ये टाइम पे आता है। और नवी मुंबई में बिल्डर एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई हर साल
ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को लेके आती है लोगों के लिए, ताकि दे कैन टेक केयर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और एक ही छत के नीचे इतने सारे द टॉप डेवलपर्स ऑफ नई मुंबई गैदर होते हैं, और उसके साथ में माइक्रो मार्केट, सेम माइक्रो मार्केट। फॉर एग्जांपल वाशी में 4 प्रोजेक्ट है तो चारों लोग वहाँ पे, नेरुल में है 4 प्रोजेक्ट तो चारों लोग वहाँ पे, तो दे कैन इवेल्युएट एंड दे कैन टेक अ इंस्टेंट डिसीजन। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव दिस टाइम। जुबिन भाई, क्या खास होगा इस बार एग्जीबिशन में? इस बार हमारा जो थीम है, जो ऐसा एयरपोर्ट, रसिक भाई ने बोला ये एयरपोर्ट है, रनवे है, तो हम लोग ने पूरा थीम इसका एयरपोर्ट को देख के हमने रखा हुआ है कि उसका एंट्री पर है, तो एंट्री का जो थीम है एलईडी का, जो हम लोग वो एंट्री बनाएंगे तो एलईडी पैनल्स में पूरा एयरपोर्ट का रनवे या एयरपोर्ट फ्लाई हो रहा है। फिर एंट्री में जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है तो उसमें भी हम लोग बोर्डिंग पास करके हम इशू करेंगे, जैसा वो टिकट है वो हम लोग एक नया लेके आ रहे हैं। और थीम पूरा एयरपोर्ट रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स जो भी हमारे ये है होर्डिंग्स में या जिधर भी डिजिटल मीडिया में होर्डिंग्स है, तो ये सब पूरा हमने ये थीम लेके किया हुआ है। और हितेश भाई, अगर आप बताएं कि किस तरह की प्रॉपर्टीज़ इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेंगी? तो यहाँ पे समझ लो कि एग्जीबिशन में 20 लाख से लेकर के अपने पास यहाँ पे 20 करोड़ तक की प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो इस टाइम का जो एग्जीबिशन है आज तक का सबसे बिगेस्ट एग्जीबिशन है। किस हिसाब से ये बिगेस्ट होगा? तो आज तक हमने जो भी एग्जीबिशन किए उसमें 1-2 हॉल ही बुक किए थे, आज एग्जीबिशन के 3 हॉल बुक किए हैं और बिफोर टाइम पूरा बुक हो चुका है। हाँ, इस बार रिस्पॉन्स भी बहुत ज़बरदस्त आया है आपको ये। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ आप बोल रहे हैं, तो कौन से सेगमेंट में लोगों के लिए मिलेगी? अफोर्डेबल है, लग्जरी है, प्रीमियम है? तमाम तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पे एक छत के नीचे मिल जाएगी। अफोर्डेबल भी, प्रीमियम भी है और लग्जरियस भी है, सब तरह की यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास 6 से 7 पेवेलियन है, जहाँ पे एवी होम है, पैराडाइज है, गामी ग्रुप है, श्रीजी वेंचर है, कामधेनु है और इंपेरियल बाय धीरज मंजरी। पेवेलियन नहीं है मगर पेवेलियन से कम नहीं है उनका। ओके, तो इस बार काफ़ी बड़े स्केल पे ये दिखाई दे रहा है। रसिक भाई, आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मार्केट रियल एस्टेट का हो रहा है और यहाँ पे जिस तरह ऑलरेडी बुकिंग है, कौन से एरियाज़ के इसमें बेसिकली आपको फ्लैट्स दिखेंगे? एरिया में देखें तो अभी जैसा बजट वाइज देखते हैं तो जैसा 20 लाख का बजट बताया, तो वो पेरीफेरी ऑफ नवी मुंबई, पनवेल के आसपास के एरिया है, गोट कैंप है, रोहिंजन है, रसायनी है, वो सब एरिया में 20-22 लाख रुपए के बजट के स्टार्ट होते हैं। और बाकी जैसे सिडको के नोड में आते हैं और पाम बीच तक आते हैं या नेरुल, वाशी, ये सब प्रीमियम सेगमेंट में है। आज अभी पहले ऐसा था कि नई मुंबई में मतलब परचेज पावर के हिसाब से देखा जाए तो बॉम्बे वाले सोचते थे कि जिसका बजट नहीं है वो नई मुंबई में जाएंगे, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सिनारियो पूरा चेंज हुआ है। अभी मुझे नवी मुंबई में ही फ्लैट लेना है, ऐसे लोग हैं जो बॉम्बे में रहते हैं और उस टाइप की प्रॉपर्टीज़ भी अभी नई मुंबई के बिल्डर्स बना रहे हैं। आज अभी एमिनिटीज़ में देखें तो पहले गिनी चुनी 3-4 एमिनिटीज़ रहती थी, आज सभी में कंपटीशन लगी हुई कि मैं 35 एमिनिटीज़ देगा, कोई 50 एमिनिटीज़ दे रहा है। तो नंबर्स ऑफ एमिनिटीज़ आज जो बॉम्बे के बिल्डर्स देते हैं उससे शायद एक कदम आगे नई मुंबई के बिल्डर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें इसीलिए अभी ऑल ओवर बॉम्बे या ऑल ओवर इंडिया से देखेंगे तो नई मुंबई में लोग अभी प्रॉपर्टीज़ परचेस करने के लिए आ रहे हैं। जुबिन भाई, कौन से एरियाज जो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं नवी मुंबई में? अभी करंटली जो देखा है तो नंबर 1 है पाम बीच और दूसरा है खारगर और थर्ड है उलवी। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ में अपने अपने सेगमेंट्स, डिमांड, बजट, ये तीनों एकदम हाईलाइटेड है आज के तक। मैक्सिमम सेल्स यहाँ पे हो रही है। ओके, और जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि उलवा भी काफ़ी डेवलप हो चुका है, खारगर हो चुका है, तो ये नए प्रोजेक्ट्स और कहाँ? ये तीनों नोड में भी बहुत से प्रोजेक्ट्स अभी आए हैं, क्योंकि सिडको के जो टेंडर्स लास्ट 1-1.5 साल में जो निकले तो ये सब नोड्स में ज़्यादा निकले। खारगर और नवी मुंबई के जो वाशी से लेके जो पाम बीच, ऑफ पाम बीच जो बोलते हैं, वो एरियाज़ में ज़्यादा निकलेंगे। और हितेश भाई, नवी मुंबई जब हम बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक एनएमएमसी एरिया नहीं हो जा रहा है, ये तो पनवेल एंड बियॉन्ड भी जा रहा है। और यहाँ पे जो फ्लैट्स मिल रहे हैं, क्योंकि आजकल डिस्टेंस भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहा है, यहाँ पे किस तरह के कौन से एरियाज़ में मिल रहे हैं पनवेल के आसपास? यहाँ पे जो हम लोग अपना वाशी से लेकर
पनवेल से आगे भी अपना जो घोत है, रसायनी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का भी इतना अच्छा है कि लोगों को दूरी नहीं लग दिख रही है। वाशी से रसायनी तक जाना है तो कुछ ही देर में पहुंच सकते हैं। तो जहाँ पर भी उनको बजट बैठ रहा है वहाँ पे कस्टमर खरीद रहे हैं। ये जब हम बात कर रहे हैं कि एग्जीबिशन को, क्योंकि लगातार अच्छा रिस्पांस आता है और इस बार बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है विकी, जो एयरपोर्ट का थीम लिया गया है कि ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनली इट्स हैपनिंग, और लेकिन इसके साथ में कोस्टल रोड्स बोले और प्रोजेक्ट्स और भी आ रहे हैं, एड्यू सिटी आ रहे हैं, आईटी डेवलप बहुत ज़्यादा हो रहा है बाईडीसी में, इन सब का कितना असर पड़ रहा है ये मार्केट पे? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो नवी मुंबई ने वो ग्रोथ तो देखी नहीं है अभी तक। मतलब आज आप नोट करके रखना, आज हम जो वीडियो ले रहे हैं और 10 साल के बाद में आज पाम बीच का रेट मैं बोल रहा हूँ कारपेट पे समझो 40,000 तक पहुँच गए हैं। आज 10 साल के बाद में आप ये अपना वीडियो देखना और देखना क्या रेट है करके, क्योंकि वर्ली में जो रेट चल रहा है आज वो हमारी पाम बीच पे आने वाली है। और दूसरा आपको एक बहुत बड़ा एक खुलासा देता हूँ, रिलायंस ने मोर देन 10,000 एकड़ लेके रखा हुआ है जस्ट कोस्टल एरिया में। तो ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रिलायंस की आज जो लोग शेयर होल्डिंग लेके बैठे हैं रिलायंस की, उनको पता है, लेकिन फिर भी शायद पता नहीं होगा कि उनकी जो लैंड की वैल्यू है आज, वो लैंड की वैल्यू उन्होंने जो एक्वायर की है उससे 200x हो चुकी है। मतलब आज रिलायंस की मार्केट कैपिटल जितनी भी रहेगी, इनकी ये जो लैंड की वैल्यू 200x हो चुकी है, क्योंकि उल्वे के कोस्टल एरिया में उन्होंने SEZ के लिए लैंड एक्वायर किया है। तो वो अभी तक शुरुआत ही नहीं हुआ है उसका। तो ये जिस दिन ये सब शुरू हो जाएगा, ये मायामी से कम नहीं है। एंड मुंबई में है ही नहीं किसी के पास इतनी होल्डिंग, और मुंबई में क्या हो सकता है, मतलब क्या ही हो जाएगा वहाँ पे। अगर पूरी मुंबई की साउथ मुंबई पूरी तोड़ के अगर हमने नया कॉन्सेप्ट से डेवलप किया तो भी वो उल्वा की भी टक्कर की नहीं होगी, क्योंकि उतना होल्डिंग वहाँ पे हमारे पास है, उतनी लैंड की अवेलेबिलिटी है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, सिडको ने जो प्लानिंग किया था, तो वो प्लानिंग में सिडको ने नॉट ओनली मुंबई को डिकंजेस्ट करने के लिए नवी मुंबई बनाया, लेकिन नवी मुंबई को रीडेवलपमेंट होने के टाइम पे भी जो एनहांसमेंट के लिए जो जगह है, प्रोविजंस है, उसकी भी प्रोविजंस पहले से रखी हुई थी। तो यहाँ पे पोटेंशियल अनएंडिंग है और वहाँ पे सैचुरेशन है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 साल के अंदर में नवी मुंबई, अभी तक नवी मुंबई में कुछ हुआ ही नहीं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि रीडेवलपमेंट का तो अभी भी मैं बोलूँ ऑन गोइंग, मतलब रीडेवलपमेंट बहुत सारा प्रोजेक्ट सब लोगों ने उठाया है, बहुत डेवलपर्स ने रीडेवलपमेंट इधर उधर सब जगह उठाया है। हाथ में गिनने लायक ही CC आया है, एंड उसके भी हाथ में गिनने लायक OC आया है। वो भी नया UDCPR में तो किसी का भी OC नहीं है मेरे ख्याल से। मेरा फर्स्ट OC के लिए अभी दिसंबर में अप्लाई हो रहा है। तो द थिंग इज़ इट इज़ जस्ट अ नेसेंट स्टेज आज की तारीख में नवी मुंबई का। एंड नवी मुंबई 3.0 मतलब मुंबई 3.0 जो है, जो पेरिफेरल एरियाज में, जैसे रसिक सर ने बोला, ये जो पेरिफेरल एरियाज है, इसमें आज जो एंट्री करेगा ये वैसा ही है जैसे कि नवी मुंबई में एंट्री कर रहा है। जैसे मुंबई में 15-20 साल पहले मुंबई से किसी ने नवी मुंबई में इन्वेस्ट किया है, आज 3.0 मुंबई 3.0 जो पेरिफेरल एरियाज में जो इन्वेस्ट करेगा उसको वो सेम कमांडिंग बेनिफिट मिलेगा जो नवी मुंबई ने आज उनको बना के दिया है। फॉर एग्जांपल पाम बीच रोड में मुझे अभी भी याद है, मुराज एंड वो सब जगह उन्होंने 2-2.5 हज़ार में 3,000 में पर रुपये पर स्क्वायर फुट में उन्होंने माल बेचा है। और आज भी बिल्डिंग टकाटक है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है, लेकिन आज की रेट क्या है? आज उसका कारपेट रेट इज़ 36,000। तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। तो ये जो बूम मिला है ये नवी मुंबई में, एंड ये अभी भी मैं बोलता हूँ इट इज़ अंडर वैल्यूड, बिकॉज मुंबई में, वर्ली में, नरिमन पॉइंट में, साउथ मुंबई में, पूरे जगह पे जहाँ पे आज 1.5 लाख से 2 लाख का रेट चल रहा है पर स्क्वायर फुट, नवी मुंबई इज़ नॉट सीन एनीथिंग। एंड आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद डेवलपर्स फ्रॉम साउथ के डेवलपर्स, नॉर्थ के डेवलपर्स, जो लोग नवी मुंबई में ढूंढ रहे कि ऑप्शंस। मुंबई डेवलपर्स को छोड़ दो, इंडियन मैप में आज नवी मुंबई इतना फेमस हो चुका है कि टू द लाइक्स ऑफ पुरवनकरा, प्रेस्टीज, शोभा, DLF, आपके गोदरेज ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे, इवन लोधा हैज़ बिड फॉर अ टेंडर इन खारघर। तो इस सब लोग का इंटरेस्ट अभी पीक अप हो चुका है। तो कभी कभी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं ना, तो हम ये भी देखते हैं जो सबसे शाना वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो जब सबसे शाने लोग अभी नवी मुंबई में आ चुके हैं, तो अभी एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर हम भी वही ढूंढते हैं ना कि वारेन बुफे ने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, वो कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो पक्का उसमें कुछ तो दम है। उसी तरीके से नवी मुंबई में आज बहुत दम है। एंड मुझे लगता है कि काफ़ी ये एग्जीबिशन के द्वारा
हम लोगों को एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। और ये मुझे लगता है ये एक भले मैंने बोला कि अभी अर्निंग पोटेंशियल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आज जो हमने कम रेट में जब हम घुसेंगे तो ही हमको उसका बेनिफिट आगे मिले। हाई प्राइस में लेने के बाद में वो सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ मैंने घर खरीद लिया। वो घर खरीदने के टाइम पे कोई सोचता नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के टाइम पे सब लोग को सोचना पड़ता है कि मेरे को 10 रुपये लगाए 20 रुपये होना है, तो वो आज ही पॉसिबल है। ये जो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं विकी, तो ये जो डिमांड आप देख रहे हैं, क्योंकि हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एक के बाद एक आ रहा है और मुंबई तो सैचुरेट हो गए, ये जो डिमांड आ रहा है किन लोगों से ज़्यादा दिख रहा है? अभी तक तो सिर्फ पहले मुंबई से ही आ रही थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कुछ टाइम से कि ऑल ओवर इंडिया से अभी लोगों का फोकस हो रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें। इसमें इन्वेस्टर भी है और रियल यूज़र भी है, और यहाँ पे अभी कमर्शियल का भी बहुत बड़ा चंक आ रहा है। जैसा MIDC में काफ़ी बड़ा हो रहा है, नया भी एक्विजिशन हमारे बिल्डरों ने किया है। ऑलरेडी राहेजा जैसे लोगों ने यहाँ पे आके अच्छा वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक बिल्डिंग ऑलरेडी उनका तैयार हो गया, दूसरा बिल्डिंग चालू किया है। सामने उन कॉरपोरेट पार्क जो IT के हब है, पटनी माइंड स्पेस वगैरह, वो भी काफ़ी है। तो अभी IT हब का भी काफ़ी ये है, यहाँ पे फोकस्ड है। और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि सपोर्टेड सर्विसेज जो एयरपोर्ट को लग के रहेगी वो भी सब अभी आनी है। एजुसिटी अभी सिडको ने डिक्लेयर किया है, माननीय अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी 250 एकड़ में एजुसिटी 10 बड़ी यूनिवर्सिटी ला रहे हैं। तो वो देखते हुए अभी आगे काफ़ी स्कोप दिख रहा है। जैसा विक्की बोला, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी इसका रियल चार्मिंग तो आना बाकी है। तो ये इसीलिए अभी सिर्फ कोई एक एरिया नहीं रहा नई मुंबई के लिए कि एक ही जगह से ड्रेन होता है। अभी ऑल ओवर इंडिया बोल सकते हैं या ऑल ओवर वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात रसिक भाई ने कही है कि पहले ऐसा होता था कि भाई मुंबई से ही लोग आ रहे हैं और नवी मुंबई को इसीलिए बनाया गया था कि वहाँ का कंजेशन ख़त्म हुए। बट अब ये जो इंटरेस्ट है ग्लोबल एक तरह से कहना चाहिए, तो ये आप क्योंकि एग्जीबिशन में बहुत ज़बरदस्त फुटफॉल होता है, आप किस तरह के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके एग्जीबिशन है और उनके लिए क्या है फिर? नहीं, किस तरह का वैसा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे हर तरह के लोग यहाँ पे आएंगे। कुछ लोगों ने तो आउट ऑफ भी है, हमारा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, सब लोग हमारे ऐड देख रहे हैं, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि हम यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। काफ़ी लोग ऐसे फ़ोन आने भी चालू हो चुके हैं, मैसेज भी आते हैं, तो बाहर से भी लोग आएंगे। जुबिन भाई, ये जो लोग आ रहे हैं, जैसे कि बताया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आने वाली हैं, एलाइड सर्विसेज आने वाली हैं एयरपोर्ट की मिला के, तो ये सब डिमांड यहाँ से आ रहा है। ये तो वर्ल्ड अभी होने वाला है, ये क्या ग्लोबल मैप में हम आ जाएंगे नवी मुंबई, क्योंकि ये जो 10 जो एजुकेशन हब है वो कौन है? इंटरनेशनल लोग हैं, सब कॉलेजेस सेटअप करेंगे। तो जो वर्ल्ड में जितने स्टूडेंट्स को अगर एजुकेशन लेना है, जो अभी एशिया पैसिफिक एरिया हो गया, जो एशियन कंट्रीज़ हो गया, तो पहले US में जाते थे लोग या UK जाते थे, तो अभी ये रिवर्स होएगा। अभी ये यूरोपियन कंट्रीज़ होगी, ये जो एशियन कंट्रीज़ होगी, वो सब यहाँ आएंगे पढ़ाई के लिए या एजुकेशन लेने के लिए। ये चलते हुए विकी, क्योंकि आपसे रीडेवलपमेंट का मैं पूछूंगा कि ये बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स तो थे ही हमारे यहाँ पे, पहले कहा जा रहा था कि जैसे वाशी वगैरह जैसे नोड्स हैं जहाँ डिमांड बहुत था लेकिन जगह नहीं थी, अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब ये रीडेवलपमेंट की वजह से और आपकी काफ़ी इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, ये मार्केट किस तरह से देख रहे हैं? सी रीडेवलपमेंट टिपिकली जहाँ पे डेवलपमेंट एक बार हो चुकी है वहाँ पे रीडेवलपमेंट आना ही है। जैसे बॉम्बे में अभी रीडेवलपमेंट बहुत जोर में था, 10 साल पहले मेरे ख्याल से इतने प्रोजेक्ट हर गली नुक्कड़ में रीडेवलपमेंट चालू था। एंड बीच में बाद में देर वॉज स्लैक, लॉट ऑफ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टक हो गए। उसके बाद कोविड आया बीच में, तो कोविड में रेंटल्स बंद हो गए, तो लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स चालू हो गए। सो रीडेवलपमेंट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग, इट इज़ नॉट ईजी। लैंड लेके कोई भी बना सकता है, रीडेवलपमेंट करना कि सबकी बस की बात नहीं है। एक जगह पे मेरे पास 300 टेनेंट्स, 600 टेनेंट्स। मैंने अभी रिसेंटली जो एक्वायर किया है नक्षत्र सोसाइटी, इट इज़ अ 2500 करोड़ टॉप लाइन प्रोजेक्ट, उसमें 648 टेनेंट्स है। तो 648 टेनेंट्स मैं जब मेरे दोस्त लोग को बताता हूँ कि तो बोला यार 60 टेनेंट को संभालने को हमारी हालत खराब हो, तुम 648 टेनेंट्स को संभाल रहे। सो द पॉइंट इज़ उसमें कभी भी कोई चूक नहीं कर सकते हम।
तो रीडेवलपमेंट में मेरी बहुत ही बारीकी से अगर एंड मुझे ये पता है कि मुंबई डेवलपर्स की जैसी फितरत और नेचर और उनकी थिंकिंग मेंटालिटी हमारे नवी मुंबई के बिल्डर्स की नहीं है कि मुंबई डेवलपर्स एक प्रोजेक्ट को जब लेते हैं तो वेरी स्पेसिफिक रहता है उनका थॉट प्रोसेस ऐसा रहता है कि ये प्रोजेक्ट लिया है, ये प्रोजेक्ट में 10 रुपये लगना है और 20 रुपये कमाना है। तो उनके फोकस प्योरली एज अ बिजनेस तरीके से वो देखते हैं उस चीज़ को। नई मुंबई में मैंने टिपिकली देखा है कि हमारे जो डेवलपर्स हैं दे लीव मनी ऑन द टेबल, मतलब उनको वो 10 रुपये का वो 12 रुपये भी लग जाए ना, तो ठीक है यार 2 रुपये जाने दो, हम लोग देख लेंगे, आगे कमा लेंगे। तो ये एक जो थॉट प्रोसेस है नवी मुंबई के मेजॉरिटी डेवलपर्स में ये है, उनके लिए पैसे से ज़्यादा उनका रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है। मुंबई में भी रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेपुटेशन बनाने के लिए एक रिजिड वे रास्ता है, एकदम स्ट्रॉन्ग रास्ता है, मतलब जो केस करो, लीगल करो, ऐसा करो। एंड नई मुंबई में जैसा थोड़ा सॉफ्टली सेंसिटिवली संभाल के करो। केस तभी करेंगे जब गिरेबान पे हाथ है तो केस करेंगे। तो उतना एक अंडरस्टैंडिंग और एफिशिएंसी से काम करते हैं। आप अगर देखेंगे नई मुंबई में बहुत ही कम प्रोजेक्ट स्टक है। मतलब हमारे बिल्डर एसोसिएशन नवी मुंबई में कभी जो अभी फॉर एग्जांपल मुंबई में जो कंप्लेंट्स आती है और हमारे बिल्डर एसोसिएशन नवी मुंबई में जो कंप्लेंट्स आती है कुछ भी नहीं आता है। मतलब क्या ऐसा बाहर से कोई कंप्लेंट नहीं आता है, क्योंकि मेजॉरिटी डेवलपर्स यहाँ पे फोकस्ड है, डिलीवरी देना है। थोड़ा 19-20 हो गया, ठीक है ले लो यार, चलेगा, हमको करके दे दो। अभी रीडेवलपमेंट फॉर एग्जाम्पल, रीडेवलपमेंट में जब स्टार्ट हुआ तो GR UDCPR का नया आया, उसके नॉर्म सेट नहीं है, उसके रूल्स नहीं पता, उसके ग्रे एरिया इतने सारे थे। तो यहाँ पे अगर हम वही लकीर का फ़कीर जैसे हम लोग बातें करते रहे तो ये आगे नहीं बढ़ता था। हमने बहुत एडजस्टमेंट किए, बहुत लॉस भी लिए, बहुत हिट्स भी लिए, थोड़ा हमको मिस्टेक्स भी हुआ, हमने उसको एक्स्ट्रा लॉस रिकवर करने का ट्राई किया, लेकिन अल्टीमेटली नवी मुंबई ने पैसा बना के दिया है। तो एज अ डेवलपर आई कैन से मेरे को एज अ डेवलपमेंट कंपनी इट हैज़ मेड मनी फॉर मी फॉर अ रीडेवलपर। एंड मैंने तो वादा कर लिया कि मैं मेरी ज़िंदगी में पूरा ट्रांसपेरेंटली काम करूँगा, कुछ भी रहेगा मैं पेपर सब सामने दे दूँगा, ये है जैसा है। अपने को कुछ छुपा के या फिर कुछ ऐसा किसी को चीट करके ऐसा काम नहीं करना है। और रेपुटेशन सुपरसीड्स मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। रसिक भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कहे कि जैसा विकी बता रहे थे कि नवी मुंबई के डेवलपर्स हैं, एक क्रेडिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त आई है। और BNM के जो एग्जीबिशंस होते हैं इसमें जो फुटफॉल होता है, जो लोग आते हैं उनको एक बहुत भरोसा होता है कि भाई ये BNM का एग्जीबिशन है, यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं हमारी डिलीवरी हो जाएगी और हमें प्रोजेक्ट्स दिखते हैं कि एक्चुअल हो रहे हैं। ये क्रेडिबिलिटी के बारे में बताइए कि स्पेशली बायर्स के एंगल से कि किस तरह से ये भरोसे पे आते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे नवी मुंबई का टाइटल है वो पूरा लीज मॉडल पे है अभी तक। मतलब वो सिडको ही टाइटल देती है। गवर्नमेंट बॉडी एक जब भी कोई टाइटल देती है तो वो टाइटल के बारे में इश्यूज मोस्टली नहीं होते। 99% टाइटल आर वेरी क्लियर। सो टाइटल के रिलेटेड ऐसा कोई इश्यूज नहीं आता जिससे कोई प्रोजेक्ट स्टक हो। तो अभी रेरा तो अभी 2017-18 से आया, मतलब उसके बाद प्रोजेक्ट्स चालू हुए। लेकिन उससे पहले भी नवी मुंबई में ऐसा आप कोई बिल्डिंग नहीं देखोगे जो सड़ी हुई है या टाइटल के। हाँ, कभी कोई पर्सनल किसी का प्रॉब्लम्स हुआ और बिल्डर का और वो नहीं कर पाए, वो एक अलग मैटर होता है। अदरवाइज टाइटल इश्यूज नहीं है। वो सबसे बड़ा हमारे लिए बिल्डरों के लिए एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि और वो हम अगर कहाँ पे अटकते हैं तो हमारे क्लाइंट अटकेंगे। तो क्लाइंट के लिए ये सिडको का टाइटल बहुत मायना रखता है। दूसरी बात है कि अभी उसके बाद अभी तो रेरा आ चुका है। अभी जब बाहर हम लोग आउटस्कर्ट में काम करने लगे हैं जहाँ पे लीज होल्ड नहीं है, फ्री होल्ड लैंड है वहाँ पे, तो वहाँ पे रेरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद 95% क्लियर हो जाता है कि बिल्डर भी ये प्रोजेक्ट पूरा करेगा। उनको भी एक रेरा का मॉनिटर कर रहा है रेरा, तो उनको टाइम पे टाइम उनको सब दिखाना है, उसका रिपोर्ट्स देना है और अपना इमेज बनाने के लिए वो टाइम पे करेगा ही करेगा। तो ये हमने आज तक हमारे नई मुंबई के बिल्डरों में देखा है कि लोगों ने टाइम पे डिलीवरी दी है, इसीलिए लोगों को भरोसा है। और हमारे इस टाइम पे के एग्जीबिशन में भी हम लोग जितने रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट है
उन लोग को ही वहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए बोला है। तो जो रेरा रजिस्टर नहीं है वो लोग वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट्स नहीं ला रहे। कुछ लोग आए थे हमारे पास लैंड ट्रेडिंग वाले और ऐसा, उनको हमने मना किया। उसमें जो लोगों का लैंड ट्रेडिंग वाले भी है लेकिन वो सिर्फ रेरा रजिस्टर या तो फिर वो रेरा में नहीं आते हैं, ऐसे लोगों को ही स्टॉल दिए हैं। तो ये क्लाइंट के लिए एक भरोसा वाला हमारा हम एग्जीबिशन बोल सकते हैं कि वहाँ पे आपको कोई टाइप का चीट नहीं होगा, आपको जो प्रॉमिस किया जाता है वो मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि मैं बायर्स की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से ही ज़्यादा बात कर रहा हूँ। हितेश भाई, जैसा भी रसिक भाई ने कहा है कि भाई चीट नहीं किया जाता है, बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि फुल हो गया है ऑलरेडी आपकी बुकिंग्स वगैरह, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखा है कि लोगों को आँख बंद करके आपके यहाँ पे एग्जीबिशन में आके ये सब कर ले सकें? एक्चुअली नवी मुंबई के बिल्डर जो देखेंगे तो सारे का सारे रेप्यूटेड ही है, मगर जो एग्जीबिशन में पार्ट ले रहे हैं वो मेरे ख्याल से उनका कोई भी कहाँ पे भी आज तक कहाँ पे डिलीवरी देने में भी लेट हुए नहीं है। इसके लिए मैं हर क्लाइंट को बोलना चाहूँगा कि एग्जीबिशन में आके बुक करना चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी सारी स्कीम भी रखी हुई है। और दूसरा बोलूँगा तो अभी बात हुई एयरपोर्ट की, तो मेरे ख्याल से 25 तारीख को एयरपोर्ट ओपनिंग हो रहा है, लेकिन इसके अंदर आते ही लगेगा कस्टमर को कि मैं यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर ही घूम रहा हूँ। ऐसी कुछ थीम भी यहाँ पे बनाई गई है। मैं एक चीज़ इसमें ऐड और करना चाहूँगा कि जैसा भी नई मुंबई मार्केट एक छोटा मार्केट है और हर बिल्डर एक दूसरे को 1 to 1 जानते हैं बहुत अच्छे से। मतलब यहाँ पे ये आपस की कंपटीशन है बहुत कम है, तो वो भी एक मायना रखते कि हर आदमी अपना अपना वर्किंग करके काम करता है, लेकिन एक आपस में एक दूसरे को छोटा मार्केट होने से जानते हुए वो कोई किसी के साथ कुछ भी करेगा तो तुरंत मार्केट में दूसरे दिन आ जाएगा। तो ये हिसाब से भी यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर भी अपने आप को अपना इमेज बना के रखते हैं। जुइन भाई, एग्जीबिशन में घरों की तो हम बात ही कर रहे हैं, कैसा मिक्स है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, किस तरह से प्रोजेक्ट्स हैं? इसमें तो मैक्सिमम तो रेसिडेंशियल ही रहेगा और मेरे हिसाब से 75-80% तो रेसिडेंशियल है, लेकिन बहुत से बिल्डर्स ऐसे जो रेसिडेंशियल भी कर रहे हैं साथ में कमर्शियल भी है। जैसे सर विकी सर का भी 1-2 कुछ मुझे लगता है कमर्शियल है, तो वो साथ में वो रेसिडेंस के साथ वो कमर्शियल रखेगा। इवन मुझे लगता है एम्पीरिया ग्रुप का भी पूरा MIDC एरिया में कमर्शियल है, तो वो भी थोड़ा बहुत कमर्शियल आ जाएगा, लेकिन 80% तो आपको रेसिडेंशियल एरिया ही मिलेगा। क्योंकि MIDC भी जिस तरह से डेवलप हो रहा है, काफ़ी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं। वो मार्केट किस तरह से देख रहे हैं? वो पूरा यही एयरपोर्ट आने के वजह से जो एंसिलरी जो रिक्वायरमेंट्स आने वाली है फ्यूचर में, तो पूरा एंसिलरी को ऑफिस लगेंगी। तो ये ऑफिस स्पेस अभी है नहीं नवी मुंबई में प्रॉपर, तो ये MIDC जो है चंक वही उनको पूरा कर सकता है। बाकी तो कोई जगह फिर नहीं तो और एस्केलेट हो जाएगा प्राइसिंग सब जगह पे। विकी, ये जो बात हम कर रहे हैं क्योंकि एंसिलरी एलाइड इंडस्ट्रीज़ भी सब आने वाली हैं, इन सबको ऑफिस की ज़रूरत है। एजुकेशन सिटी की हमने बात किया है, IT हब हो रहा है, तो हर इकोनॉमिकली सेक्शन के लोग, हर स्टार्टा के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। फ्लैट्स के अवेलेबिलिटी की जो अगर हम बात करेंगे तो हाउ डू यू से, अफोर्डेबल भी एक बहुत रिलेटिव टर्म हो गया है, तो आज नवी मुंबई में अफोर्डेबल क्या है? 20 से 40 लाख है, 50 लाख है, और क्या क्या सेगमेंट्स का आप डिमांड देख रहे हैं? मेरा जो माइक्रो मार्केट का जो स्टडी है, ये मेरा माइक्रो मार्केट स्टडी ये बोलता है कि ये जो 20 से 40 लाख का जो रेंज है, मतलब मेरे हिसाब से 20 से मेरे ख्याल से 75 लाख तक का जो रेंज है वो भी आज टुवर्ड्स द पेरिफेरी हो चुका है। एंड पेरिफेरी बट इट इज़ स्टिल कनेक्टेड बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छे से बनाया हो, फॉर एग्जांपल मैं NRI कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ। NRI कॉम्प्लेक्स से आज मेरे को ये पुष्पक नगर जाना है, तो मेरे वहाँ पे प्रोजेक्ट है, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ 10 मिनट में पुष्पक नगर पहुँचता हूँ, एग्जैक्ट 10 मिनट्स में पुष्पक नगर पहुँचता हूँ। अब ये पाम बीच है एंड दैट इज़ पुष्पक नगर, दैट इज़ अ न्यू एरिया। बिल्कुल। तो पाम बीच पे मेरा रेट है अभी जो मैंने लास्ट एक सौदा देखा है वो 40,000 रुपया पर स्क्वायर फुट है कारपेट, एंड यहाँ पे मुझे मिल रहा है 6,000 रुपया पर स्क्वायर फुट कारपेट, 7,000 रुपया पर स्क्वायर फुट कारपेट 10 मिनट की दूरी पे। मतलब मैं गाड़ी में बैठता हूँ, 10 मिनट में मैं पुष्पक नगर में मेरे साइड पे एग्जैक्ट 10 मिनट क्लॉक इन करता हूँ, तो 10 मिनट में मैं साइड पे पहुँचता हूँ। तो दैट पेरिफेरी की बात कर रहा हूँ, उतनी दूर की बात कर रहा हूँ। तो लोग नहीं तो समझेंगे पेरिफेरी मतलब बहुत दूर है। उतने पेरिफेरी में आपको 20 से 75 के बीच में आपको रेंज है प्रॉपर्टी अवेलेबल है। और
जो उसके बाद में जो प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, जैसे 75 के ऊपर जाता है तो उल्वे एरिया हो गया, खारगर हो गया, अपकमिंग अदर खारगर एरियाज हो गया, टुवर्ड्स नेरुल हो गया, 75 से के बाद में 1.5 से 2, इस तरीके से पाम बीच पे जब आ जाते तो पाम बीच पे तो आज तो जो मुंह में जो उसको बेचना है वही भाव हो गया। मतलब आज तो पाम बीच में ऐसा है कि मैंने देखा है, 1 साल पहले मैंने एक घर देखा था जो मुझे लेने का इच्छा था, 12 करोड़ में मिल रहा था। आज 1 साल पहले, आज मैं एक दोस्त के हाउस वार्मिंग में गया, वो बंदे ने 20 करोड़ में लिया है वही घर। तो ये 8 करोड़ का जंप 1 साल में भी हो गया है पाम बीच में। तो एंड पाम बीच के बाद में वाशी यहाँ पे जो रीडेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे स्कोप है। उसके अलावा MIDC में एक्चुअली एक रहेजा ने एक्चुअली स्टार्ट किया ये ट्रेंड कि IT के साथ में ITES जो सर्विसेज है 40% जो रेसिडेंशियल आप बना सकते हैं, तो उसमें उन्होंने बड़ा एरिया होने की वजह से थोड़ा रेसिडेंशियल जोन बनाया। अब ये ट्रेंड बन चुका है कि हर प्रोजेक्ट में थोड़ा सा रेसिडेंशियल कंपोनेंट या फिर होटल, तो रेसिडेंशियल या होटल बना रहे हैं, तो वो एक अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, जब क्योंकि MIDC के और मेनलैंड के बीच में एक जो अपनी जो हाईवे है बॉम्बे पनवेल हाईवे, तो ये हाईवे के इस पार MIDC है, इस पार में पाम बीच है। तो पाम बीच से लेके ये हाईवे के बीच में जितनी भी बेल्ट है वो बेल्ट में थोड़ी सी रेट ज़्यादा है और वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी वो मेन सेंटर हो गया सिटी का, जबकि MIDC में आज बहुत ही अफोर्डेबल है। मतलब आज रेसिडेंशियल भी वहाँ पे अफोर्डेबल है एंड कमर्शियल भी अफोर्डेबल है। सो फॉर अ बिजनेसमैन, अच्छा वहाँ से स्कूलिंग, हॉस्पिटल्स, ये ऑफिस सब नज़दीक है, तो इट इज़ नॉट अ बिग चैलेंज। मतलब वहाँ पे भी 10 मिनट में पहुँच सकते हैं हम लोग। तो वो अफोर्डेबिलिटी की वजह से अभी वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट चालू हो गया। फॉर एग्जांपल अभी घनसोली में औरम का प्रोजेक्ट्स है, वहाँ पे भी वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सामने मॉल है, ऑफिस स्पेस है, IT स्पेस है एंड पीछे रेसिडेंशियल है। ये थाने बेलापुर रोड हो गया और उसके साइड में 2 एरियाज अलग ही हो रहा है। तो ये जिसको यहाँ पे कोर में रहना है, तो अभी जो वहाँ पे बॉर्न एंड बॉटम पे जो वहाँ पे रह रहा है वो उधर ही रहना चाहेगा। और जो MIDC में अभी नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सम पीपल हु कम फ्रॉम बॉम्बे, दे डोंट वांट टू बाय इन दिस एरिया, दे फील इट इज़ ओवर प्राइस्ड, तो उनके लिए वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। तो नई मुंबई ने सबको कैप्टिवेट करके रखा है। मतलब 10 मिनट की दूरी पे NRI से पाम बीच से 10 मिनट की दूरी पे पुष्पक नगर में 20 से 75 का एवरेज का आपको नया बिल्डिंग्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 75 से 1.5 के बीच में अंदर में आपको घर, ऑफिस सब मिल जाएगा MIDC में। उसके ऊपर आपको चाहिए तो बड़ा लैविश चाहिए तो 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक का पूरा आपको यहाँ पे मिल गया। मतलब आज ये चीज़, ये जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, ये मुंबई में भी नहीं अवेलेबल है। मुंबई में किधर अवेलेबल है? अभी साउथ मुंबई से लेके, मतलब टिप से लेके, कप परेड से लेके, मलबार हिल से लेके आप बैंड्रा तक जाएंगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा बीच में। ट्रू। यहाँ पे आपको 10 मिनट की दूरी पे सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। मतलब अगर आप NRI कॉम्प्लेक्स को एक ऐसा कंपास का सेंटर बनाए और राइट साइड में देखें, यहाँ पे MIDC मिल गया, लेफ्ट साइड में पुष्पक नगर मिल गया, इधर वाशी मिल गया, पाम बीच मिल गया, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी नई मुंबई ही ऑफर कर सकता है। इसके लिए नई मुंबई का एक, आई थिंक इन द नियर फ्यूचर एवरी पर्सन इज गोइंग टू कम टू नई मुंबई, इट इज गोइंग टू बी अ हब। यहाँ पे लोग आने वाले। इनफैक्ट मुंबई से मैं कुछ काफ़ी लोग को जानता हूँ जो मुंबई में अभी फ्लैट का भाव बहुत बढ़ गया, तो उसने क्या किया, उस सारा फ्लैट बेच दिया और एक बड़ा फ्लैट यहाँ पे लिया। मतलब उसके घर से बड़ा फ्लैट इधर लिया और बचे हुए पैसे का उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया पुष्पक नगर में। और इंटरेस्टिंग हो रहा है कि अभी नए टर्म्स भी आ रहे हैं कि पहले अफोर्डेबल और लग्जरी होता था, अब अफोर्डेबल लग्जरी है, फिर प्रीमियम है, अलग अलग है। तो और आपके जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये सब तरह के यहाँ पे अवेलेबिलिटी अब नवी मुंबई में है, आ गई है। रसिक भाई, ये जो डिमांड की बात कर रहे हैं हम लोग लगातार कि इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इसकी वजह से डिमांड भी बढ़ रहा है, तो डिमांड एंड सप्लाई का पोजीशन कैसा है नवी मुंबई? कुछ लोगों का कहना है कि भाई सप्लाई बहुत हो गई है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं डिमांड भी बहुत है। आप किस तरह से देखते हैं? अभी तक हम देखें तो आज रेडी इन्वेंट्री किसी बिल्डर के पास नहीं है। आप कोई भी एक प्रोजेक्ट जो नियर अबाउट 70-80% रेडी होने पे आया है, आप वहाँ पे जाके 20 या 25 फ्लैट का एक साथ में डिमांड करोगे तो नहीं है। सिर्फ कोई लोकेशन की वजह से या कोई अलग अलग रीज़न से कुछ गिने चुने फ्लैट है, तो रेडी इन्वेंट्री नई मुंबई में है ही नहीं। मतलब अभी तक का तो सप्लाई रेशियो बहुत इफेक्टिव रहा है, मतलब कि सप्लाई को मीट कर रहा है हमारा। सिर्फ अभी आने वाले समय में हम देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के साथ सिर्फ सप्लाई देख रहे हैं तो उसके साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी नया आ रहा है। जैसा अभी अलीबाग विरार कॉरिडोर है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे है, और एयरपोर्ट आने से काफ़ी नए रोड्स अभी सिडको बना रही है।
तो ये कनेक्टिविटी और बढ़ रही है, मतलब वो एक्सपांड हो रहा है। तो आने वाले समय में साथ साथ में जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ने वाली है, तो नए लोग भी आने वाले हैं। तो हम नहीं देख रहे कि हमको अगले 5 से 8 साल 10 साल तक कोई सप्लाई ओवर होएगा, मतलब डिमांड हमेशा रहने ही वाली है जिस तरफ से ग्रोथ हो रहा है। और जितना जैसा भी आईटी क्षेत्र और कॉरपोरेट पार्क सिडको ने डिक्लेयर किया है, कॉरपोरेट पार्क मोर देन 100+ एकड़ में आ रहा है, स्पोर्ट्स सिटी आ रही है, एजू सिटी ऑलरेडी बताया, तो ये सब आने से और भी डिमांड बढ़ेगी, ये देख रहे हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं कि अभी इतने लोगों ने प्रोजेक्ट लिए हैं या आने वाले समय में पाइपलाइन में है, एमआईडीसी बड़ा चंक आ रहा है नो डाउट, नंबर्स बहुत सारे हैं, लेकिन सामने ग्रोथ भी दिख रहा है कि नई अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है। हितेश भाई, रेडी टू मूव इन घर या अंडर कंस्ट्रक्शन घर, ये आपके एग्जीबिशन में किस तरह से है और लोगों का किस तरह से मांग है? तो लोगों का ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, रेडी टू मूव ही चाहिए। जैसे हम प्लॉट लेते हैं, रहरा आ जाता है, वैसा लोग कस्टमर यहाँ पे बुक करने भी आ जाते हैं। काफ़ी लोग अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं, रेडी वाले तो बहुत कम यूज निकलेंगे, हमको रेडी में लेना है। बाकी हम लोग का 80-90% पे ही पूरा इन्वेंटरी सेल हो जाती है। ओके, मतलब कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही बुकिंग आ जा रही है, उसमें कोई तकलीफ नहीं आ रही है। इसमें चॉइसेस मिलती है लोगों को, अदरवाइज फिर जिनको लेना है फ्लैट खुद के लिए ले रहा है इन्वेस्टर, एक टाइम चल जाएगा उनको इधर उधर, लेकिन तो देखते हैं कि भाई रेडी में मैं जा रहा हूँ तो कहीं पे जी चॉइस नहीं मिल रही, इसलिए फिर उसको अंडर कंस्ट्रक्शन लेना पड़ रहा है। तो ये इसीलिए आजकल जो भी लेना चाहते हैं मोस्टली अंडर, और अभी RBI ने रेपो रेट भी घटाया है, तो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट भी काफ़ी डाउन है, तो लोग वो भी बेनिफिट्स ले रहे हैं। कॉस्ट भी कम पड़ जाता है, रेडी टू मूव तो रेट और बढ़ जाता है क्योंकि सामने चीज़ आ चुकी है। और आज पिछले कुछ समय से देख रहे हैं हम लोग लग्जरी फ्लैट्स और बड़े फ्लैट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है न्यू बॉम्बे में। तो ये उसमें एक फैक्टर ये भी है, इंटरेस्ट रेट। तो आज जिनका बजट 2 BHK का है वो थोड़ा सा स्ट्रेच करके 3 BHK में जा सकता है, क्योंकि उसके लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ जा रही है। और जुबिन भाई, एमिनिटीज़ की भी अगर बात कर रहे हैं कि सिर्फ आजकल एक घर नहीं कि 4 दीवारी आप दे दें और लोग खुश हो जाए, डिमांड बढ़ती जा रही है। और सिर्फ डिमांड ये नहीं है कि भाई पूल मिल गया या क्लब हाउस मिल गया, लोगों को वर्क स्पेस भी चाहिए, वेलनेस सेंटर्स चाहिए। इस तरह से क्या अवेलेबल है प्रोजेक्ट्स? हाँ, ये जो आजकल जो ट्रेंड हो गया, जैसा ये कोविड के बाद, तो लोगों को पहले तो कार्पेट एरिया बढ़ गए। लोगों ने ये भी एक सोचा कि मेरे को एक रूम मेरा वर्क फ्रॉम होम के लिए बना लेते हैं, तो वो एक एमिनिटीज़ जैसे भी बहुत से बिल्डर अभी प्रोवाइड कर रही है कि एक उस छोटा सा एक बेडरूम को हम वर्क फ्रॉम होम के जैसा डिज़ाइन करें, तो वो एक है। प्लस एमिनिटीज़ तो अभी अनलिमिटेड हो रही है, नए सब सुनते रहते हैं हम लोग। तो एमिनिटीज़ में भी कंपटीशन हो गया, कोई 30 दे रहा है, कोई 35 दे रहा है, कोई 40 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है। तो एमिनिटीज़ तो क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, दे सकते हैं, तो वो प्रोवाइड हो रही है और मिल रहा है, और लोग को फिर वो फैसिलिटीज़ मिलती है। तो वो लोग को भी एक कॉम्प्लेक्स हो गया, तो उसके अंदर ही उनको सब चीज़ हो जाती है, तो उनको फिर और किधर कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। एस्पिरेशंस की बात आजकल विकी हो गई है कि एक स्टेटस सिंबल भी हो गया है। जो हाउसिंग सोसाइटीज़ आजकल जो जिस तरह के कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, आपके भी जो प्रोजेक्ट्स जिस तरह से आ रहे हैं, और काफ़ी प्रीमियम फ्लैट्स वगैरह भी होते हैं, ऐसे में क्या डिमांड्स आप देख रहे हैं और किस तरह से नवी मुंबई डेवलपर्स उनको कैटर कर रहे हैं? सर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि नवी मुंबई हैज़ लॉट टू ऑफर। अब मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था, एक लड़के ने अपने माँ बाप को एक फ़्लैट में लेके गया और फ्लैट दिखा रहा था, तो उनको क्या लगा ये रेंट पे लिया रहेगा इसने नया फ्लैट। तो मुंबई में आके इतने साल होने के बावजूद भी दे हैड नॉट, उनके पास घर नहीं था, भाड़े पे रहने थे। और बाद में वो बच्चा बोलता है ये फ्लैट आपका है, ऐसा करके चाबी देता है। ये वीडियो बहुत वायरल हो गया था बीच में। 1 BHK ही था, छोटा ही फ्लैट था, लेकिन टावर में, न्यू टावर, उसमें सारे एमिनिटीज़, स्विमिंग पूल से लेके सब कुछ। तो नए बिल्डिंग में जो नए कॉन्सेप्ट्स में 1 BHK की भी बिल्डिंग्स हैं आज। पहले जब टावर बनाते थे तो डेवलपर्स भी सोचते थे यार 1 BHK क्यों बनाए, थोड़ा बड़ा ही बनाएगा ना, क्योंकि उतना FSI कंज्यूम हो रहा है इतना। 1 BHK में भी आपको पूरा का पूरा देना पड़ता है, लिविंग रूम डाइनिंग रूम सब देना पड़ता है। 2 BHK में भी सेम लिविंग रूम डाइनिंग रूम देना है, लेकिन 2 बेडरूम एक्स्ट्रा आ जाता है उसमें, तो उसमें कैटर हो जाता है। लेकिन वो भी अभी आजकल बन रहा है। तो एंड पीपल की जो जो एम्बिशन है, तो
उनकी भी स्टेटस सिंबल भी है कि हाँ कुछ एक अच्छे टावर में अच्छा कर लिया। तो एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ के लिए फंडामेंटली हमें थैंक्स बोलना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कि जिस तरीके से कंट्री को ग्रोथ पाथ पे लेके गए हैं, एट द सेम टाइम कीपिंग इन्फ्लेशन एट द लो। सो आज मैं देख रहा हूँ कि इतना सारा पैसा आ गया है सिस्टम में, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द 80 पीपल ऑफ द जो पॉपुलेशन है आज उनको बिकॉज ऑफ IT की ग्रोथ की वजह से, AI के वजह से इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, ऊबर से लेके जोमेटो से लेके स्विगी से लेके जो भी हो गए हैं, इससे इतना पैसा आ चुका है सिस्टम के अंदर में कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ चुकी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आज एस्पिरेशंस आ चुकी है लाइफ में कि हमें एक फ्लैट लेना है, एक अच्छा बिल्डिंग में अच्छा घर लेना है, हमें नहीं रहना है इस तरीके से। और भाड़े पे इंसान सो देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड US। तो US में कैसा है, जो पैसा आया वो जो बंदा है वो ख़त्म कर देता है और उसमें भाड़े में डाल देता है, वो घर खरीदने के पीछे उसके दिमाग में नहीं रहता है। इंडिया में कैसा है, इंडिया में फंडामेंटली घर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाती है। मतलब एक इंसान जैसे एक शादी कर लेता है तो अगला सवाल है तो घर कभी खरीद रहा है, तो शादी हो गई तो अगला सवाल घर कभी खरीद रहा है। तो इंडिया में फंडामेंटली हमारे पूर्वज जो है वो एक उनका खुद का घर होना चाहिए, ये एक सपना इंडिया में है। तो इसके लिए डिमांड वाइज ये इंडिया की एक तो ये जो हिस्ट्री के हिसाब से डिमांड कभी कम नहीं होने वाली, क्योंकि अभी जो बच्चा भी होएगा उसके भी जो नेक्स्ट जनरेशन भी आएगी वो भी खुद का घर ही लेगा, वो ऐसा भाड़े पे मतलब देयर विल बी सम 50% लोग जो भाड़े पे जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी 50% लोग विल बाय हाउस। तो डिमांड इज़ नॉट गोइंग टू कम डाउन। एंड दूसरा मैंने एक और बार में एक फंडामेंटल चीज़ जो आपको पता है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है और साथ में इन्फ्लेशन कम है, उसके साथ में एक और फंडामेंटल आइटम है कि यहाँ के जो डेवलपर्स है वो ओवर लिवरेज नहीं है। जो जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में एवरग्रांड का फेलियर हो गया, कंट्री गार्डन का फेलियर हो गया। इसका फेलियर इसके लिए हुआ, उसने बिल्डिंग बनाते गए क्योंकि पैसा पड़ा था बैंक से पैसा लेके बना के रख दिया। अब लोग भी देखते ना, अरे इसके पास पैसा नहीं है तो कम में दे, तो 1 करोड़ का उसने 90 में दिया पहले, फिर 90 लाख का फिर समझ में आया इसको पैसे की गरज है, अब 75 में दे। अभी वो कॉस्ट ही उसका 60 है, लास्ट में उसने 61 में ऑफर कर दिया, 61 लाख दे दे भैया ले घर, तो भी नहीं लिया, तो फट गया। तो सो एवरग्रांड कोलैप्स्ड, कंट्री गार्डन कोलैप्स्ड, उनके बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, ये सब मुद्दा चल गए नई मुंबई में एंड टिपिकली इंडिया में भी। सो इफ़ यू लुक एट इंडिया ऑल्सो, इफ़ यू लुक एट द बिगेस्ट DLF से लेके लोधा से लेके, मतलब दैट इज़ एट 1 लाख मार्केट कैपिटलाइजेशन। आज आप रुस्तम जी है 8,000-9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इन सब के अगर आप लीवरेज देखेंगे, इनफैक्ट ओबरॉय का भी देखेंगे, हार्डली एनीथिंग। मतलब इंडिया के डेवलपर्स में दम है कि उन्होंने इतना लीवरेज लिया ही नहीं है। मतलब 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हाँ 500 से 1000 के बीच में का भी डेट नहीं है उनका। सो दैट इज़ वाई डिमांड इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट वैल्यू ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, उनके कल्चर। एंड यहाँ पे सप्लाई इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज जो सप्लाई करने वाले जो लोग हैं वो भी तगड़े हैं। फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स को आज रेरा के आने के बाद में कोई जगह नहीं है, बहुत रेयर है। और हम लोग जो बिल्डर एसोसिएशंस है, हम भी इंश्योर करते हैं कि ऐसे लोगों को हम एंटरटेन भी नहीं करते। ट्रू। तो इसके लिए आई डोंट थिंक रियल एस्टेट में कुछ गिरावट या उतार चढ़ाव की ज़्यादा मुझे तो नहीं लग रहा है। एंड प्लस मुझे तो ये लग रहा है कि नवी मुंबई जैसे और भी कुछ पॉकेट्स हैं इंडिया में, जो भी मैं ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा क्योंकि वहाँ पे हम लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो हमको पता है कि नवी मुंबई के जैसे ही वो भी इंडिया में काफ़ी जगह है, लेकिन नवी मुंबई इज़ ऑन द टॉप ऑफ आवर लिस्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल, नवी मुंबई इज द टॉप ऑफ द लिस्ट। फाइनली जुवेल भाई, जो लोग आ रहे हैं, कितना बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस बार आपके एग्जीबिशन में? फिगर्स तो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करूँगा, लेकिन हम लोग क्या यहाँ पे एग्जीबिशंस में जो बुक्स करेंगे 4 डेज में, तो अगर मैं 2 कार रखी हुई है, उस लकी ड्रॉ में निकालेंगे 2 कार्स। तो अराउंड स्टार्स व्यू एक्सपीरियंस के हिसाब से अराउंड 500 to 600 फ्लैट्स उसी 4 दिन में बुक हो जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ये जो साइट विजिट्स होती है तो जी, और बिफोर जैसा मार्च है तो मार्च के पहले क्लोज हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा फिगर्स क्लोज हो सर। हितेश भाई, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि नवी मुंबई बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो लोग यहाँ पे आएंगे तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी प्रेशर पड़ेगा।
जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, क्या वो लोगों के लिए आसानी होगी या मुंबई जैसा हाल दिख रहा है? कुछ कस्टमर हमें पूछते हैं इतना सारा यहाँ पर न्यू बम्बे डेवलपिंग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बॉम्बे जैसा हमें भी पानी का तकलीफ होगा? नहीं, यहाँ पे तो पानी का तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पे मोरबे धरण जो बनाया गया, आज तक पानी का तकलीफ नहीं हुआ है। तो जो मैं स्पेशल थैंक यू बोलूँगा गणेश नायक साहब को, जिन्होंने दूरदृष्टि से मोरबे धरण भी उन्होंने खड़ा किया था। आज उन्होंने 50 साल तक पानी का तकलीफ नहीं हुआ, ऐसा पोशेर डैम का जो भी आयोजन उन्होंने किया हुआ है, तो पानी का मेरे ख्याल से आज से 50 साल तक हमें कोई नवी मुंबई को पानी का तकलीफ नहीं होगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स चार्जेस और वाटर चार्जेस भी सालों से नहीं बढ़े और आगे भी नहीं बढ़ने का कहा गया है। फाइनली लास्ट वर्ड, क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को एग्जीबिशन के हिसाब से, नवी मुंबई का जो रियल एस्टेट मार्केट है उसके हिसाब से कि क्या मैसेज है आपका? बस मेरा यही एक ही मैसेज है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप मिस ना करें, क्योंकि आज सभी बिल्डरों ने अपनी बॉटम रेट्स लेके अपने यहाँ पे अच्छे से अच्छे ऑफर्स के साथ आपको प्रॉपर्टी शोकेस की हुई है। आप आइए, उसमें से आपके बजट के अनुसार और आपका चाहिए प्रोजेक्ट के में आप आपकी प्रॉपर्टी ले, और आने वाले समय में आज अगर आप चूक जाएंगे तो, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले कुछ महीनों में या साल में लैंड के रेट बढ़े हैं, ये आज का रेट में आगे कभी प्रॉपर्टी मिलने वाली नहीं है नवी मुंबई में पर्टिकुलरली। तो आप सभी एग्जीबिशन में आके आपकी मनपसंद प्रॉपर्टी चूज करें, और आप कम से कम नवी मुंबई में आइए और हमारे मेहमान बनिए, ये मेरी सबसे गुजारिश है। इस टाइम हमने एग्जीबिशन के साथ साथ रीडेवलपमेंट जो नई मुंबई में अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो काफ़ी लोगों को दुविधा है कि हम लोग बिल्डर को कैसे चूज़ करें या क्या हमने ध्यान रखना चाहिए रीडेवलपमेंट में प्रोजेक्ट देने के टाइम पे। इसीलिए हमने उनको अवेयरनेस के हिसाब से हमने एग्जीबिशन के दौरान एक सेमिनार का आयोजन किया है, जो संडे को रहेगा। सभी सोसाइटी धारक को मैं विनती करूंगा कि आप आके एग्जीबिशन भी विजिट करिए, जहाँ पे बिल्डरों ने अपने आप को वहाँ पे प्रस्तुत किया है, और बाद में ये सेमिनार में जाके आप अपनी इंक्वायरी मतलब आप समझ लीजिए कि क्या हमको ध्यान रखना चाहिए बिल्डर चूज करते टाइम पे या प्रोजेक्ट स्वयं डेवलप करते टाइम। और दूसरा, हमने इस टाइम पे एक चैनल पार्टनर मीट रखा है जो मंडे को होने वाला है, सोमवार को, जिसमें बॉम्बे के जाने माने सब चैनल पार्टनर्स आएंगे। ये खास हमने बॉम्बे के चैनल पार्टनर को बुलाने का मकसद इतना ही था कि नवी मुंबई आज बॉम्बे से कम नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है आज बॉम्बे को कॉम्पीट कर रही है। आप यहाँ पे ये प्रॉपर्टी देखें और आपके जो क्लाइंट है उसको भी मुंबई से नई मुंबई की ओर लाए। अगर वो चाहे तो अपना यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। न सिर्फ रेसिडेंशियल, कमर्शियल में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो ये जानकारी के लिए हमने सीपी मीट रखा है। और संडे के दिन हम और एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं ब्लड डोनेशन का, जो कच्छ युवक संघ के द्वारा आयोजित किया जाता है। क्रीडाई BNM उसको स्पॉन्सर रहती है। तो ये भी संडे के दिन है, आप चाहे तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत साफ है कि जिस तरह से है कि फ्यूचर के लिए टेक ऑफ सिर्फ एयरपोर्ट पर ही नहीं, नवी मुंबई का टेक ऑफ दिख रहा है। जिस तरह से लोग यहाँ पे और जुड़ने वाले हैं, घरों की तो ज़रूरत है ही, और ये बहुत ही अच्छा मौका है एग्जीबिशन में एक ही जगह पे आपको बहुत ज़बरदस्त वैरायटी आप खुद चेक कर लें, जैसे कहा कि साइट विजिट्स हो जाएंगी। और यही टाइम है, क्योंकि जैसा कि अभी विकी ने बताया कि रेट्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसे रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। तो सही टाइम है, आइए और आपके पसंद की चीज़ें चूज़ करने के लिए आपको बहुत ज़बरदस्त मौका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे व्यूअर्स को ये सब जानकारी देने के लिए। आवाज़ पर चर्चा पे इस हफ्ते इतने ही, अगली बार नए मेहमान के साथ।